हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और भाई मेरी तरफ से आप सबको, आपकी फैमिली को और आपके सभी वेल विशर्स को हैप्पी मैरी क्रिसमस, क्रिसमस डे की सबको शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में अच्छे से ये त्यौहार मना रहे होंगे और सबको सेंटा सरप्राइजेस मिल रहे होंगे। तो भाई हम भी आपके लिए एक सेंटा सरप्राइजेस लेके आए हैं कुछ। ये जो भीष्मा करके एक प्रोग्राम है, तो आपको इंट्रोड्यूस तो उस दिन करवा दिया था हमने लाइव में आके। तो भाई उसी के तहत हम आपका जो है एक बिल्कुल क्लास मिस ना करते हुए छुट्टी वाले दिन भी आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज के दिन में, मैं मानता हूँ कि आज एक फेस्टिवल का डे है, एक त्योहार का डे है, लेकिन 10-15 मिनट निकाल लीजिए आज के करंट अफेयर सेशन के लिए, उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक, पहला करंट अफेयर हम देखते हैं। When is नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया? नेशनल कंज्यूमर डे जो है इंडिया में कब मनाया जाता है? जिसको आंसर पता है वो जरूर लिखिएगा नीचे। नेशनल कंज्यूमर डे इंडिया में कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे क्या होता है सबसे पहले वो पता होना चाहिए आपको कि मनाया क्यों जाता है। रीजन बीइंग कि नेशनल कंज्यूमर डे मनाने का पीछे रीजन है क्या, क्या इसका फंडा है, क्या रीजन है और क्यों मनाया जाता है, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे मनाया क्यों जाता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक निकल के आता है उसमें ये हम कह सकते हैं, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप कुछ भी खरीदने जाते हो, जहां पे भी आप कंज्यूमर हो, आप टेकन कोई भी चीज अपने पास ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपका बेनिफिटेड होना, आपको 100% वो चीज अपने आपके फायदे के मुताबिक मिलना, आपके राइट्स को वायलेशन नहीं करना, वो है आपका कंज्यूमर राइट। उसके तहत आपका जो है, आपके जितना भी है इसके नेशनल कंज्यूमर डे में आपका जो ये बताते हैं कि आपके जो कंज्यूमर राइट्स हैं वो क्या क्या है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना कि व्हाट आर कंज्यूमर राइट्स एंड हाउ कुड वी प्रोटेक्ट देम। ठीक है, तो भाई ये है इसका मेन मोटिव। ठीक है, इसका कंज्यूमर डे मनाने का रीजन ये है कि लोगों को अवेयर करना, उनको बताना, प्रोटेक्ट करना अबाउट देयर राइट्स। किसको? कंज्यूमर्स को अवेयर करना, प्रोटेक्ट करना और उनको ये उनके कानून में डालना, उनको ये बताना कि आपके क्या राइट्स हैं और आप इन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो और आप इसके खिलाफ जब आपकी जो भी अगर आपको कुछ गलत लगा तो उस पर रीएड्रेसल कैसे कर सकते हो, रीएड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर। कुछ भी आपको अनफेयर लगता है अगर आपके हक में, तो आपको उसको रीएड्रेसल कैसे कर सकते हो, आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कोर्ट तक कैसे लेके जा सकते हो। ये सब फंडा, ये सब जो जितनी भी इसके तहत जो भी आपके कंज्यूमर एक्ट के तहत जितना भी आपको एक प्रोटेक्शन दी जा सकती है वो ये देते हैं। ठीक है, चलिए, और अगर बात करें कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे है, तो ये जो है कंज्यूमर डे जो है वो कंज्यूमर एक्ट के तहत, कंज्यूमर एक्ट के तहत जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, इसके तहत ये जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी जो भी जितना भी आपको ये जितना भी डे ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको लॉन्च करती है वो क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इतना समझा आप लोग कि नेशनल कंज्यूमर डे है क्या, ये मनाया क्यों जाता है? भाई इतना एक शॉर्टकट बता दूं कि इसका एम है क्या? अवेयरनेस फैलाना, कंज्यूमर के राइट्स और रिस्पांसिबिलिटीज बतानी। ठीक है, उसके बाद ये बताता है कि आपको जितना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये जो है अब तक लाया गया, उसके बाद ये और लोगों को ये बताता है कि आपके राइट्स कैसे प्रोटेक्ट किए जाएंगे, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे होगी, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या आपको पता होना चाहिए और अगर कुछ आपके साथ अनफेयर प्रैक्टिस हुई है तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कंज्यूमर एक्ट है, ठीक है, तो इनका जो इस बार का 2024 का थीम है, ठीक है, किसका? कंज्यूमर डे का थीम, नेशनल कंज्यूमर डे का थीम है, वो क्या है भाई? नेशनल कंज्यूमर डे का थीम जो है इस बार का 2024 का, वो है वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस। एंड डिजिटल एक्सेस, वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस। ठीक है, और वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू
consumers hearing. This was the theme of कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर डे 2024. ठीक है, ये एक थीम है जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि आपको डिजिटल एक्सेस कैसे करना है आपके जो भी कंज्यूमर इनजस्टिस होगा. ठीक है, उसके साथ आपको कैसे जस्टिस मिलेगा. उसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट्स ने ये कैसी ये कौन सी स्कीम्स हैं जो आपको लोगों को जागरूक रखने के लिए बनाई है. तो सबसे पहले आपको सब पता होगा कि एक हर एड चलती थी जब कुछ भी जिसमें कंज्यूमर को एक मैसेज दिया जाता था, तो वो एक थी जागो ग्राहक जागो. जागो ग्राहक जागो. जागो ग्राहक जागो मीन्स कि ग्राहक अगर आप कुछ ले रहे हो तो वो सोच समझ के लेना, आंखें खोल के लेना. आप उसमें कुछ भी अपना अननेसेसरी कुछ भी आप वो नहीं कर सकते. और उसके बाद अगर कुछ इन्होंने सरकार ने कुछ और भी एक प्लेटफॉर्म बनाया है जागृति ऐप करके, और इसी के साथ साथ एक जागृति डैशबोर्ड भी, जिसमें आप अपना कुछ भी अगर आपके साथ ऐसा मिसहैपनिंग हुआ है आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो. आप उसको एड्रेस कर सकते हो गवर्नमेंट को कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और हम इसको कैसे डील करें, कैसा हमने करना है. और किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स. ठीक है, समझ गए इतना क्या होता है नेशनल कंज्यूमर डे, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग. तो चलिए आप देखते हैं कि नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, जो मेन क्वेश्चन है. ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 24. The day aims to raise awareness about consumer rights and responsibilities. ठीक है, that we have discussed already. Historical significance क्या है, the day commemorates the enactment of Consumer Protect Act 1986, which received presidential assent in December 24, 1986 में ये जो है ये कंप्लीटली लागू हो गया था. ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दिसंबर 24 को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें. चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमने पढ़ा था एक पिछले दिनों में, जो डिसेबल पीपल्स हैं उनके राइट्स क्या क्या हैं. तो आज हम ओवरऑल ह्यूमन राइट्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या ह्यूमन राइट्स हैं और जिसमें आपको ये क्या क्या आपको कैसे ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए और क्या क्या करना पड़ेगा आपको अगर आपको वो राइट्स नहीं मिल रहे. ठीक है, ठीक है. तो भाई ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या है, कमीशन जो है वो क्या करती है, उसकी क्या मीनिंग है, क्यों है वो. इसका मतलब है कि ये कमीशन इसलिए बनाएगी टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स. टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स मतलब एक इंसान, एक आम इंसान के जो हकूक हैं, जो हक हैं, उनको प्रोटेक्ट करना और उनको प्रमोट करना, लोगों के बीच में बताना कि आपके भाई आपका ये राइट है, आपको इस तरीके से चलना है. ठीक है, और उसके बाद बात की जाएगा कि ये कब से लागू होना स्टार्ट हुए, तो 12 अक्टूबर एस्टैब्लिश इसका किसका, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये 12 अक्टूबर 1993 में एस्टैब्लिश हुई. चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन से ह्यूमन राइट्स हैं जिनको ये कमीशन जो है प्रोटेक्ट करने में, लोगों को अवेयरनेस फैलाने में, लोगों को एक जो है वो बताने के लिए कि भाई आपके ये राइट्स हैं, अगर आप नहीं कर रहे हो इसको प्रोटेक्ट तो आपकी गलती है. ठीक है, तो हम समझते हैं कि एक इंसान के पास बेसिक राइट्स क्या है, राइट टू फ्रीडम. ठीक है, राइट टू एजुकेशन. ठीक, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. रिलीजियस राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो आपको राइट्स पता है, बेसिक इतना लिखने की जरूरत तो है नहीं, बस आपको बताना चाहता था कि राइट्स आपके पास बेसिकली कैसे राइट्स हैं और किस तरीके के राइट्स जो है आपके हकूक हैं, जो बेसिक हकूक हैं. ठीक है, तो ये कमीशन जो है उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का काम करती है. तो क्वेश्चन क्या है कि अपॉइंटमेंट कौन हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 2024 के चेयरपर्सन. ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा, प्रियंक खंबू, वी रामसुब्रमण्यम
या विद्युत रंजन संग्रही, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स इन 2021 में ये बने। और NHRC is an autonomous body established by an act of parliament to promote and protect human rights in India, ये 2021 में बने थे, ठीक है। The NHRC investigate violation of human rights, जो हमने बताया, including unlawful detention, tenure and abuse of power, works to ensure justice for effective individuals, जो आपको मैंने समझाया सेम वही है। Justice Mishra term ended in 2024, after which the position remained vacant until V. Ramasubramaniam, another former Supreme Court judge, was appointed as the new chairperson in December 2024। 2021 में बने थे। ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन बने थे वो कौन बने थे? अरुण कुमार मिश्रा, जो फॉर्मर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और ये भी जो है वी रामासुब्रमण्यन जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वी रामासुब्रमण्यन, जो 2024 में चेयरमैन बने हैं किसके? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच स्टेट वाज बंगला बारी हाउसिंग स्कीम लॉन्च्ड रिसेंटली, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि ये एक स्कीम है जो लास्ट ट्यूसडे को लॉन्च की गई, टू प्रोवाइड हाउसेस टू डिजर्विंग, ठीक है। एक स्कीम है जो लास्ट ट्यूसडे को, बताऊंगा इसमें से कौन सी स्टेट में की और किसने की, जो लास्ट ट्यूसडे को लॉन्च की गई, जिसके तहत जितने भी बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं या जो और भी जो वेरी पुअर कास्ट हैं उनको जो मकान देने की बात की गई, इसमें हाउसेस स्कीम्स फ्री में उनको प्रोवाइड करने की बात की गई। और इसके तहत जो है आपको कम से कम 28 लाख जो हैं वो बेनिफिशरीज को ये इस स्कीम से फायदा पहुंचने वाला है, 28 लाख लोगों को। और उस हाउसिंग स्कीम का जो नाम है वो है बंगलार भारी। बंगलार भारी के नाम से ही आप एक बार इसको देख सकते हो कि ये स्कीम कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई है और ये किसने लॉन्च किया, ठीक है। तो भाई देखते हैं हम कि ये किसने लॉन्च किया। तो ये भाई वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुई है और ममता बनर्जी ने इसको लॉन्च किया है लोगों के लिए फ्री मकान स्कीम, ठीक है। ठीक, चलिए। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी has launched the Banglar Baring initiative, which aims to provide financial assistance to poor and rural areas. Under the scheme, each eligible family will get a total of 1.20 lakh, which will be distributed in 2 installment of 60,000 each. 1,20,000 उसको मकान के लिए मिलेगा, जो कि रियलिटी में बहुत कम है, बट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट है जो करेगी वो मानना पड़ेगा। बट इसीलिए राइट टू स्पीच दिया गया कि अगर आपको कुछ गलत लगे, अगर आपको लगे कि भाई ये हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए, तो ह्यूमन राइट कमीशन तभी बना है, ठीक है। तो भाई ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में बनेगा 60,000 करके। और इस 60,000 में से जो बिटर ट्रुथ है वो ये है कि न जाने आधा भी बेनिफिशियरीज को मिलेगा या नहीं, वो खुदा जानता है या भगवान जानता है कि कितना मिलेगा, या वो नेता जानता है जो देगा उसके एक बेनिफिशियरी का। अगर ममता बनर्जी खुद तो आएंगी नहीं उनको घर पहुंचाने, किसी के हैंड ओवर करेंगी, किसी के थ्रू जाएगा। अब वो उसके लिए क्या क्या स्कीम्स लगती हैं, कैसा कैसा वो करना पड़ता है, वो कितना पैसा उनके अकाउंट में आएगा और कितना पैसा उनको देने वाले के अकाउंट में जाएगा, वो वही जानते हैं। तो चलिए होप्स हो कि अगर अच्छी स्कीम है तो अच्छे से लोगों को बेनिफिट हो। तो ये स्कीम ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, काफी है इतना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैनमा कैनाल व्हिच वाज सीन इन द न्यूज़ कनेक्ट्स व्हिच 2 वाटर बॉडीज। पैनमा कैनाल के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, स्कूल्स में, और न्यूज़ में भी रिसेंटली आया था। तो वो इनमें से कौन सी 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है? तो सबसे पहले आपको बता दूं, पैनमा कैनाल एक आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल कैनाल है जिसको यूएस ने बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया है, ठीक है। और ये कब यूनाइटेड स्टेट ने इसको अपने जो है बिजनेस पर्पस के लिए बनाया, कब? ये 1914 में, 1914 में इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया। और ये फुल ऑपरेशनल हुआ कब हुआ फुल ऑपरेशन? 1999। देखो आर्टिफिशियल लेक इन्होंने ये बनाया, आर्टिफिशियल कैनाल, जिसके थ्रू ये बिजनेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये ट्रेड कर सकते हैं। और 1914 में इसको जो है वो बनाना स्टार्ट किया, जो बन गया था। लेकिन ये फुल ऑपरेशनल जो है वो 1999 में, 1999 में जो है ये फुल ऑपरेशनल हुआ, ठीक है, जिसके थ्रू इनका जो है यूएस का जो बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो होने लगा, ठीक है। और ये ग्लोबली भी इसको ये एक बहुत ही माना कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, अच्छा रूट है, और बिजनेस के लिए ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रांजिट है। और यूएस के लिए बहुत अच्छा एसेट है, ठीक है। एसेट क्या होता है
कि किसी के पास कोई ऐसी चीज हो ना जिसका वो हकदार हो, जिसका वो मालिक हो, और उस चीज से वो पैसे कमा रहा हो, उस चीज से वो बेनिफिटेड हो, ठीक है, वो उसका एसेट होता है, ठीक है, एसेट। और अगर इसकी और बात की जाए तो इस कनाल में 2 आर्टिफिशियल लेक्स भी हैं, गतुन, मीरा फ्लावर्स, गतुन और मीरा फ्लावर्स के नाम के 2 आर्टिफिशियल लेक भी हैं इस कैनाल के बीच में। तो भाई अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ऐसे कैनाल है जिसको यूएस ने क्रिएट किया, यूएस ने ऑपरेशनल किया अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए। 1999 में फुली ऑपरेशनल हो गया था और यूएस के लिए एक वेरी गुड एसेट है और ग्लोबल मैरीटाइम के लिए भी, ग्लोबल वाटर जो भी जितना वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 आर्टिफिशियल लेक हैं, गोतन और मीरा फ्लोर्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कौन से ऐसे 2 कनेक्शन वाटर बॉडीज के साथ हैं जिसके साथ ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो एक बार रिपोर्ट देखते हैं, फिर रिपोर्ट बेकार रिपोर्ट है, छोड़ो, हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक हमने डिस्कस कर लिया। अभी मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये कनेक्ट करते हैं अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन के साथ। अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन के साथ ये जो बॉडी है, ये पैनामा कनाल है, ये जो है ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज होस्ट ऑफ आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025? व्हाट इज आईएसएसएफ? आईएसएसएफ है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है उसका किसका मतलब है? आईएसएसएफ का। ये जो है पहले जो आईएसएसएफ जूनियर्स के लिए नहीं था, बट अभी जो है जूनियर्स का भी इन्होंने 2016 से के बाद स्टार्ट किया है आईएसएसएफ जूनियर्स। तो उसी आईएसएसएफ का जूनियर का वर्ल्ड कप का जो भी जितना आयोजित किया गया है वो 2016 में कौन सी कंट्री में किया गया है ये पूछा गया। इसमें अगर देखा जाए तो ये ओलंपिक और नॉन ओलंपिक दोनों में खेला जाता है, ठीक है। ओलंपिक एंड नॉन ओलंपिक गेम है ये, ठीक है। ओलंपिक एंड नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स। और अगर इसके बारे में और बात की जाए तो इसमें जो है वो किस तरह के जो है इवेंट्स जो होते हैं। तो इसमें जो इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी मनु भाकर भी इसी शूटिंग में जो है वो अपने लिए इंडिया के लिए जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, ठीक है। तो इसमें राइफल की शूटिंग का शॉटगन, ठीक है, राइफल, शॉटगन और बात की जाए पिस्टल। These are the 3 types of games, these are the 3 types of events जो ये करवाता है होस्ट कौन? आईएसएसएफ, ठीक है। तो उसमें जो है मिनिमम एज जो है वो 21 है जूनियर में, ओके। और एक क्राइटेरिया है एज का, ठीक। उसके बाद ये एसोसिएशन जो है वो कौन सी है? जो एसोसिएशन इंडिया में जो इसको होस्ट करेगी वो करेगी नेशनल एसोसिएशन, राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको होस्ट करेगी, इसको पूरा मेंटेन करके रखेगी। तो एक और बात, एक फैक्ट बता दूं भाई कि ये इंडिया में फर्स्ट टाइम इसका वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है जूनियर का। इंडिया में पहली बार इसका मैच होने जा रहा है। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि इसका जो 2025 का होस्ट है वो इंडिया है। अभी एक रिपोर्ट देख लेते हैं जिसके तहत हमें पता चलेगा। इंडिया विल होस्ट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2024 फॉर राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन इवेंट्स, marking the first time this event will be held in the country. This adds to India's track record of hosting top ISSF events including 23 Senior World Cup in Bhopal and ISSF World Cup final earlier this year, ठीक है। चलिए, तो NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कैलाश नारायण सिंह देव credited India hosting success to strong support for the government and Ministry of Sports etc etc etc, ठीक है। चलिए, तो जो हमने डिस्कस किया था वही है पूरा लिखा हुआ। तो इंडिया जो है वो 2025 में ISSF जूनियर को होस्ट करने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रन उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? रन उत्सव, रन ऑफ कच्छ के नाम सुना है। जो ये रन उत्सव है रन ऑफ कच्छ से रिलेटेड करता है और ये ब्रॉन्ज एज के टाइम से देखा जा रहा है। ये जो फेस्टिवल है या ये जो कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेस हैं ये ब्रॉन्ज एज के टाइम से देखा जा रहा है। और रन ऑफ कच्छ जो जिससे रन उत्सव ये एसोसिएट है
इसमें आपको पता है बहुत सी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट्स हैं, ठीक है। रन ऑफ कच्छ में बहुत से इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट हैं। तो अगर बात की जाए व्हाट इज रन उत्सव, रन ऑफ कच्छ तो अलग टॉपिक हो गया, उससे ये निकला है। तो अगर बात हम करें व्हाट इज रन उत्सव, तो रन उत्सव फेमस है भाई ट्रेडिशनल, जो उस जगह का नाम आपको बताऊंगा, ट्रेडिशनल म्यूजिक के, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, डांसेस, कल्चर एक्सेट्रा, ठीक है। रन उत्सव में क्या होता है कि ये जितना भी ट्रेडिशन है इस जगह का, आपको मोस्ट ऑफ के लोग तो जिन्होंने रन ऑफ कच्छ के बारे में पढ़ा है वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये एक बात की जाए, अगर ये एक ट्रेडिशन है, ये एक सेलिब्रेशन लोग करते हैं, और ये इसमें ट्रेडिशनल म्यूजिक होता है, ट्रेडिशनल डांस होता है, कल्चर होता है। कहाँ में होता है ये बताइए, जिसको पता है वो बताइए। ये होता है भाई गुजरात में, ठीक है। गुजरात रन ऑफ कच्छ में ये ट्रेडिशनल म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, डांसेस, कल्चर एक्सेट्रा, ये एक त्योहार होता है, उत्सव होता है जो मनाया जाता है। और ये जो है व्हाइट रन की, जो व्हाइट रन है उसकी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए भी ये जो है फेस्टिवल, ये जो एक त्योहार है वो मनाया जाता है। तो भाई रिपोर्ट देखते हैं हम। द प्राइम मिनिस्टर हैज इनवाइटेड पीपल टू एक्सपीरियंस रन उत्सव विच, ये जो रन है, ये रन ऑफ कच्छ व्हाइट कलर की, जो ये जब फुल मून या एक मून, फुल मून जो पड़ता है तो उस टाइम इसकी ब्यूटी देखने लायक होती है, ठीक है। विच रन्स अंटिल मार्च 2025। रन उत्सव इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय गुजरात टूरिज्म एंड Great Run of Kutch, India's largest salt desert. Festival showcase such rich cultural and artificial heritage, driving tourism from India and abroad, etc. The Run of Kutch is vast salt marsh spanning in the Indian-Pakistan, broad mainly in Gujarat, Kutch district with the smaller parts of Pakistan, Sindh province. ठीक है, इसका कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में भी है, वहां पे भी ये जो है रन उत्सव जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आपका और समय नहीं लेंगे हम। तो एक बार अगर आज आपने नोट्स नहीं लिखे, आपने लिखा नहीं है, एक बार इसको देख के रिवाइज करके लिख लो ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत, थैंक यू सो मच।